हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने बात करी थी कि हम 10th और 12th क्लास की एक सीरीज़ लेके आए हैं। उस सीरीज़ में आज मैं 12th क्लास का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं संबंध व फलन। इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, तो आप ध्यान ध्यान दें थोड़ा। तो टाइम बचाते हुए सीधे अपने क्लास पे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि संबंध और फलन है वो अपने 3 अंक का है। कितने अंक का है? 3 अंक का है, जिसमें से रिलेशन एंड फंक्शन में से जो 3 अंक है उनमें से देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ वाला। उसके अंदर क्या होगा, आपको फलनों का प्रकार पूछेगा। और एक दूसरा क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, जिसके अंदर लघुरात्मक क्वेश्चन होगा। उसमें संबंधों के प्रकार ये पूछेगा। मैंने ये लिख रखा है कि आप तुल्यता संबंध यदि आपको पता हो कि समतुल्य, सममित और संक्रामक, तो अपना पूरा कवर हो जाता है। वैसे ही फलनों के प्रकार में यदि आपको एक एक ही और आच्छादक और इन दोनों को अपन क्या बोलने लग जाते हैं, यदि दोनों हो तो व्युत्क्रमणीय फलन भी अपन बोल देते हैं इसको। तो इतना सा नॉलेज यदि आपको होता है तो हम इस चैप्टर में पूरे नंबर बना सकते हैं। देखो, हमारी क्लासें हैं जो ब्लूप्रिंट के अनुसार रहेगी। हम केवल उतनी ही बात करेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगी। थोड़ा बहुत मैं इधर उधर बताऊंगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन का। तो देखो, बेसिक समझते हैं अपन थोड़ी सी, और उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आए मैं पूरे। देखो, आप जैसे देख सकते हैं, तो 5-5 6 क्वेश्चन है, जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, और यदि अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें। देखो, जैसे कि आपने संबंध फलन पढ़ने से पहले अपन को चलना पड़ता है किस पे? समुच्चय पे चलना पड़ता है। कहाँ चलना पड़ता है? समुच्चय पे। समुच्चय यानी सेट्स। अब देखो, सेट्स यदि देखें तो आपको पता होगा कि सेट्स को अपन बड़े एबीसीडी में लिख के मझले कोष्ठक के अंदर संख्या लेते हैं। तो मैं 2 सेट समुच्चय लेता हूँ, ए और बी ले लिया मैंने। यहाँ मान लो अपन ने 2 ही सदस्य ले लिए, 2 ही अवयव ले लिए, 4 और 5। अब देखो, 2 सेट्स है अपने पास। तो यदि मैं इनको देखूँ तो इधर तो 1 2 3 है, और इस वाले में 4 और 5 है। अब देखो, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अपने जो ये चित्र अपन ने बनाया है, इसमें क्या हो सकता है कि एक है वो 4 से संबंध रखे या 5 से रखें, 2 4 से रखे या 5 से रखें, 3 है, जो 3 है वो क्या करें, 4 से रखे या 5 से संबंध रखें। तो ऐसे यदि आप अपन देखना चाहे तो एक किससे रख सकता है, 4 से, और एक किससे रख सकता है, 5 से। ऐसे 2 किससे रख सकता है, 4 से, और ऐसे 2 किससे रख सकता है, 5 से। ऐसे आप देखें तो 3 किससे संबंध रख सकता है, 4 से, और 3 किससे संबंध रख सकता है, 5 से। आराम से समझे इस बात को कि ये टोटल आपस में यदि संबंध बनाए तो इतने संबंध बना सकते हैं। और देखो, हमने पीछे की क्लास में पढ़ के आए हैं कि यदि इनको अपन समुच्चय में डाल दें, किस में डाल दें, समुच्चय में, तो ये किसका मान होता है, ए क्रॉस बी का मान होता है। ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुण। किसका मान होता है, ए क्रॉस बी का मान होता है। तो यहाँ से एक बात समझ रहे हैं आप कि जो ए क्रॉस बी का मान आया अपना अपना, ये टोटल संबंधों की संख्या आ गई। कि देखो, एक क्या संबंध रख सकता है, 4 से या 5 से, बस 2 4 से, 5 से, और 3 4 से। यानी टोटल संबंधों की संख्या क्या होती है, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय के बराबर होती है। यहाँ से एक बात अपने क्लियर होती है कि टोटल जो संबंधों की संख्या है वो किसके बराबर होती है, ए क्रॉस बी के बराबर होती है। देखो, यहाँ से एक बात देखना, जो आप यहाँ से, जैसे मैंने 3 4 को लिया, तो इस 3 4 को अपन क्या बोलते थे 11th क्लास में, ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। क्या बोलते थे, ऑर्डर्ड पेयर, यानी क्रमित युग्म बोलते थे। अब देखो, क्रमित युग्म में क्या होता है, पहला वे ए से, यदि ए क्रॉस बी है तो दूसरा वे बी से आएगा। यहाँ देखो, थोड़ा सा एक मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूँ, अभी यहाँ दिमाग में आई गई मेरे, इसलिए देखो 3 और 4 यदि ये समुच्चय में लेके आए तो इसमें और इसमें फ़र्क है। आप पता करो क्या फ़र्क हो सकता है। पता चला, जैसे कि इसमें तो 2 अवयव हैं समुच्चय में। अब इनके क्रम का कोई महत्व नहीं, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे आपने इसको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख दिया तो यहाँ क्रम का महत्व है। यदि आप 4 3 लिखते हैं तो ये तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये किस में आएगा, बी क्रॉस ए में आएगा। तो इस बात को समझना थोड़ा। अब देखो, बात सुनना आगे। तो जो आपने ये बनाया ना, इसमें जो पहले पहले अवयव होते हैं ना, वो सब एक के अवयव होते हैं, और दूसरे वाले बी के अवयव होते हैं। तो स्टार्टिंग वाले अवयव होते हैं ना, इनको अपन प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांत।
जो लास्ट प्रांत का मतलब डोमेन, और इनको बोलते हैं अपन सह प्रांत। क्या बोलते हैं? सह प्रांत यानी कोडोमेन। इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखो बात समझना, दो समुच्चय थे, उनका अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट से आप क्या रिलेशन बना सकते हैं, जैसे एक चार ही ले लिया किसी रिलेशन में। अब रिलेशन यानी संबंध, तो थोड़ा सा मैं संबंध बताता हूँ, बाद में अपन बनाते हैं। तो संबंध को बोलते हैं अपन रिलेशन, और इस रिलेशन से अपन क्या करेंगे, आर ले लेंगे। रिलेशन का मतलब आर। तो यदि कोई मैं संबंध R1 बनाऊं, संबंध R1, और मैंने उसमें ले लिया एक कर्मित युग्म ही ले लिया 1 4, तो ये संबंध हो गया R1। ऐसे देखो R2 बन सकता है, जिसमें मैंने मान लो 2 ले लिए। कौन कौन से? जैसे एक 4 ले लिया, और एक इससे जैसे इसमें 3 जुड़ के आ रहा है, तो मैंने एक ले लिया 2 5, इसमें भी क्या हो रहा है, 3 जुड़ के आ रहा है। तो ऐसे आप रिलेशन, खूब सारे रिलेशन बना सकते हैं Rn तक। लेकिन बना कितने सकते हैं? तो मैक्सिमम जो रिलेशनों की संख्या होती है ना आपके, वो क्या होती है, ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, उनकी संख्या के बराबर होती है। अब देखो उप समुच्चयों की संख्या आप लास्ट ईयर पढ़ के आए कि 2n होती है, एन अवयव हो। तो अभी यहाँ अवयव कितने हैं ए क्रॉस बी में, एन ए में कितने अवयव गुणा एन बी में कितने अवयव। तो ये बात समझना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि दो समुच्चय लिए और उनका अपन ने संबंध देखा, तो टोटल संबंधों की संख्या आ गई है। यह आ गई टोटल संबंधों की संख्या, यानी ए क्रॉस बी का मान आ गया। अब ए क्रॉस बी के टोटल उप समुच्चय बनेंगे ना इसके, वो टोटल क्या हो जाएंगे, संबंधों की संख्या हो जाएगी। यानी ए क्रॉस बी के जो टोटल उप समुच्चय हैं वो क्या होगी, संबंधों की संख्या होगी। तो ये बात का ध्यान रखना। तो इसके यदि आप परिभाषा लिखना चाहो संबंध की, तो अपने संबंध की परिभाषा देखो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ था, आप परिभाषा से और क्लियर करना बात को। क्या परिभाषा होगी बताओ? परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी पर, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध आर कार्तीय गुणन में बोल रहा था ना, ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का कोई उप समुच्चय होता है। यानी कोई सा भी उप समुच्चय उठा लो उसका, वो संबंध तो अवश्य है। संबंध में कोई शर्त लगानी नहीं है आपको, केवल ए क्रॉस बी का कोई उप समुच्चय उठा लो, वही संबंध है आपके। यहाँ कोई शर्त की जरूरत नहीं है। हाँ, संबंध में शर्त लगाएंगे अपन कोई विशेष, तो विशेष संबंध होंगे वो फलन हो जाएंगे आगे जाके, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये बात समझ में आई। अब देखो ये इसके ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकता है, तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई सबसे बड़ा बड़ा संबंध हो तो पूर्ण संबंध होता है वो ए क्रॉस बी के बराबर भी हो जाता है। और देखो इसी भाषा को आप यदि मतलब इस संबंध को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे समुच्चय को लिखते हैं कौन कौन से, एक रोस्टर और एक समुच्चय निर्माण। वही बात है, वैसे ही लिखते हैं जो आप 11th में पढ़ के आए। तो यदि मैं इसको समुच्चय निर्माण में लिखना चाहूँ यानी गणित की भाषा में, तो ये क्या होगा, संबंध क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्रमित युग्मों का पेयर होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं अपने इसको। जहाँ जो अक्स और वाई, यहाँ ये ऐसे कॉलन लगा दो, चाहिए चिन्ह लगा दो। जहाँ अक्स और वाई, अक्स रिलेशन वाई रख रहा है, कैसे रख रहा है कि अक्स तो ए से आ रहा है और वाई किससे आ रहा है, बी से आ रहा है। ये बात समझ में आई? यानी कहने मतलब आप रिलेशन को अक्स रिलेशन वाई भी लिख सकते हैं और अक्स वाई बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अक्स और वाई में संबंध है, अक्स और वाई में क्या है, संबंध है। इतनी बात समझ में आई आपके? इसका मतलब कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी हो और देख रहा हो तो उसके लिए देखो संबंध रिलेशन होता क्या है। रिलेशन का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो गया क्या, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है, देखो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, उनका सेट है, वही क्या हो गया, रिलेशन हो गया आपके। और वैसे रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय हैं, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय जितने भी बनाओगे आप वो सब संबंध है, जितने उप समुच्चय बन सकते हैं। और मैक्सिमम कितने बन सकते हैं कि 2n इंटू एन भी बन सकते हैं। जैसे अभी देखें अपन, जो ऊपर वाला ये टोटल है, इसमें कितने, ए में तो 3, अभी तो एन है तो कितना हो गया 3, और एन बी में 2 है तो एन बी कितना हो गया 2। तो टोटल संबंध क्या होंगे, 2 की पावर 6 हो जाएंगे। कैसे, 2 इंटू 3 यानी 3 इंटू 2 यानी 6 हो गए।
तो 2 की पावर 6 यानी 64 संबंध बन सकते हैं यहाँ से। यानी आर कितने बन सकते हैं? 64 संबंध बन सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए, तो इसका बेसिक था कि संबंध होता गया, तो जिसको फिर भी नहीं पता चला, आप ये सोचेंगे ए क्रॉस बी में आप जो भी बनाओगे वो सब क्या होंगे? संबंध होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, देखो तो संबंधों के प्रकार आते हैं। यहाँ से अपने क्वेश्चन आएगा जो 2 अंक का। मैं पहले 2 अंक वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि संबंध के बाद में फलन ही आता है, इसलिए पहले अपन 2 नंबर वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यहाँ से देखना, जो संबंधों के प्रकार है ना, उसको अपन क्या अपने जो 12th क्लास में है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ जितना क्वेश्चन में काम आएगा। वैसे खूब सारे प्रकार होंगे आगे जब आप कंपटीशन में पढ़ोगे। अभी आप एक ही प्रकार ध्यान रखिए, तुल्यता संबंध। और जब मैं थोड़ा इस पढ़ाने का तरीका अलग तरीके से ले रहा हूँ, जिससे कि आपके सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर करें और वहाँ टच करें कॉन्सेप्ट से। आप सीधा केवल तुल्यता संबंध याद रखें कि तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये आप ध्यान रखें। तो देखो, तुल्यता संबंध के अंदर यदि कोई संबंध है यार, अपन मान लेते हैं यदि आर कोई संबंध है, तो देखो आर संबंध में क्या होना चाहिए? जब वो तुल्यता संबंध होगा तो उसमें 3 बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें? कि वो संबंध आपका जो आर है वो समतुल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समतुल्य होना चाहिए। अभी तक यदि किसी को कुछ कम समझ में आया हो तो जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना वो आपके 2 नंबर का है, तो ध्यान रखें इस चीज़ को कि वो समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। और धीरे धीरे आपको बातें और समझ में आएगी जब अपन क्वेश्चन लेंगे। अभी थोड़ा मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। अब देखो, समतुल्य कब होता है कोई संबंध? तो बात समझना, समतुल्य संबंध के लिए क्या करेंगे? कोई संबंध आ रहे, वो मान लो समुच्चय ए पर परिभाषित है। किस पर परिभाषित है? समुच्चय ए पर। यहाँ समुच्चय ए की लेते हैं, ए पर का मतलब ए क्रॉस ए हो गया। 11th में पढ़ के आए हैं, पर ए पर लिख देते हैं, इसका मतलब ए क्रॉस ए हो गया। तो कोई समुच्चय ए पर परिभाषित है तो वो समतुल्य कब होगा? जब यदि आप ए से कोई अवयव लें और उस अवयव को मैंने ए मान लिया, यानी कोई सा भी अवयव ले लेते हैं अपन, तो मैंने मान लिया कि कोई अवयव ए है, ए सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो ए के लिए यदि आपको उस जो आपका ऑर्डर्ड पेयर ही तो समुच्चय होता है भाई, संबंध होता है। ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय ही तो संबंध होता है। तो यदि आप कोई अभी ए लें और आपको यदि उसके आपके जो रिलेशन है उसमें यदि ए मिल जाता है, रिलेशन में क्या मिल जाता है? ए बिलोंग्स टू ए मिल जाता है, तो वो समतुल्य है। वो क्या है? समतुल्य संबंध है, यानी अपने आप से ही संबंध रखता है। ऐसे आप याद रखें कि खुद से ही संबंध, खुद या संयुक्त से ही संबंध रखें, उसको क्या बोलेंगे? समतुल्य। खुद या संयुक्त से संबंध रखने वाला समतुल्य। वैसे इनकी संख्याएं यदि आप ध्यान रखना चाहें, वैसे अपने 12 तक है नहीं, लेकिन इसकी संख्याएं टोटल होती है 2n(n-1). ये फॉर्मूला भी आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कैसे बना था। वैसे देखें, देखो आप जनरल में जैसे समांतर है, समांतर होने का संबंध समतुल्य है कि कोई रेखा खुद के समांतर हो सकती है क्या? तो हो सकती है। लेकिन लंब होने का, कोई रेखा खुद की लंब हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो समतुल्य नहीं है। और भी मैं एग्जाम्पल जब क्वेश्चन लेंगे अपन तो करेंगे। एक बार अपन परिभाषाएं पढ़ते हैं, तो आप क्या परिभाषा की? यदि आपने कोई ए लिया, क्या किया आपने? आपने कोई ए लिया और उस ए के लिए आपने क्या हुआ कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर था ना, ऑर्डर्ड का मतलब कर्मित युग्म तो संबंध होता है, और उसमें आपने देखा कि ए मिल रहा है, कि तो आपको मिल गया ए, इसका मतलब समतुल्य है। दूसरी बात देखना, सम्मित के लिए, सम्मित में अपन क्या करते हैं कि अपन ये देखते हैं सम्मित में कि वही समुच्चय ए ले लेते हैं। अपन मान लो कोई संबंध आ रहा है जो समुच्चय ए पर परिभाषित है। किस पर परिभाषित है? ए पर परिभाषित है। अब आपने क्या किया? ए से कोई 2 अवयव लिए, ए और बी। ए से अवयव लिए ए और बी, कोई समुच्चय दे रखा है ऐसे। अब वो समुच्चय देखो, ऐसे समुच्चय दिया हुआ भी आता है, या आपको आर बोल देता है, एन बोल देता है, वो भी समुच्चय ही होते हैं, वो संख्याओं के समुच्चय हो गए। उनमें से आपने कोई 2 संख्या ली, ए और बी, और आपने क्या देखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी जो आपने 2 संख्या ली उसका एक ऑर्डर्ड पेयर जो ए बी बन रहा था वो आपके समुच्चय में था, उस संबंध में था, सॉरी किस में था? जो आपका एक कर्मित युग्म ए बी बन रहा था वो किस में था? संबंध में था। तो यदि वो संबंध में है तो आपको चेक करना है कि बी ए भी संबंध में है क्या नहीं है। तो यदि बी ए बी बिलोंग्स टू आर करता है, यानी बी ए बी यदि संबंध में है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका ये संबंध है ना, वो कौन सा संबंध है? सम्मित संबंध है। दोबारा सुने, आपने क्या करा कि 2 संख्या ली ए बी, फिर आपने देखा जो आपने एक कर्मित युग्म बनाया ए बी बिलोंग्स टू आर,
वो आपके संबंध में है तो आप चेक करो कि बी ए भी इसके संबंध में है क्या। और यदि ये दोनों संबंध में है तो वो संबंध कौन सा है, सम्मित संबंध है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि कोई संबंध आर है तो उसका प्रतिलोम यानी आर इनवर्स भी उसमें विद्यमान है, यानी आर बराबर आर इनवर्स है, तो वो संबंध कौन सा है, सम्मित संबंध है। बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी एक बात, अब सम्मित संबंधों की संख्या भी आप सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2n+1/2 कर सकते हैं। अगली बात समझना। देखो देखो सम्मित को आप एक अलग तरीके से भी आप यदि परिभाषा देना चाहो तो आप ये कह सकते हैं सम्मित संबंध में कि यदि एक का बी से संबंध है, एक का किससे संबंध है, बी से संबंध है, एक का बी से संबंध है, तो बी का ए से भी संबंध होना चाहिए। जब आप उसमें संबंध में आप में देखो तो प्रकार तो संबंधों के हैं, तो संबंध क्या होंगे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्मों के समुच्चय। और उस क्रमित युग्मों में समुच्चय में यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ये बात ध्यान रखें बस, तो ये सम्मित हो जाएगा। आसान है परिभाषा यदि आप समझोगे। अगली परिभाषा देखो संक्रामक में, ये संक्रामक है, उसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, उसमें भी वही काम करेंगे कि एक अपन समुच्चय ले लेते हैं, कौन सा, ए समुच्चय ले लिया अपन, और उस पर कोई परिभाषित संबंध मान लो आर है, परिभाषित संबंध क्या है, आर है। अब संक्रामक के लिए अपन क्या 3 चीजें लेंगे ए से, समुच्चय ए से कितने लेंगे, 3 अवयव लेंगे, ए बी सी ले लिया। अब देखो 3 अवयव लिए और आपने क्या देखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू भी आर है, बी सी बिलोंग्स टू भी किससे है, आर है। ए बी बिलोंग्स टू भी आर है और बी सी बिलोंग्स टू भी क्या है, आर है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू भी आर है तो आप देख, यदि दोनों है, ए बी बिलोंग्स टू आर भी है और बी सी बिलोंग्स टू भी आर है, तो आपको ये बताना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। और यदि ए सी बिलोंग्स टू आर है तो वो कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है। दोबारा सुनना बात को, यदि आपने 3 अवयव लिए किसी समुच्चय में से ए बी सी, और आपने जो आपका संबंध था उसके ऑर्डर्ड पेयर में देखा, क्रमित युग्मों में देखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है क्या, तो था, और फिर आपने देखा कि बी सी बिलोंग्स टू आर भी है क्या, तो वो भी है। यदि ए बी और बी सी दोनों है तभी आपको देखना कि ए सी है कि नहीं है, तभी देखना है कि ए सी है या नहीं है। ये ध्यान रखना, केवल ए बी है और बी सी नहीं है तो भी संक्रामक होगा, केवल ए बी है और बी सी नहीं है तो भी संक्रामक होगा, इस बात का ध्यान रखना। और यदि साधारण भाषा में देखें, इनकी देखो संबंधों की संख्या अपन निकाल नहीं सकते हैं कुल सूत्र से, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी बड़ी हो जाती है चीज़ें, इसलिए निकाल नहीं सकते ज़्यादा अवयव होने पर। अब इसकी देखो सीधी परिभाषा आप यदि समझना चाहो तो यदि ए का बी से संबंध है, ए का किससे संबंध है, बी से, और बी का सी से संबंध है, बी का किससे संबंध है, सी से, तभी आपको देखना है कि जो आपका ए है ना उसका सी से संबंध है क्या नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये 3 चीज़ें थी। समतुल्य में क्या करेंगे, आपका जो समुच्चय है ना, समतुल्य में आप क्या करोगे, जो आपका समुच्चय है ना उस समुच्चय में कोई ए ले और उस ए के लिए ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए रिलेशन ए है क्या, यानी कर्मित तो युग्म ए उसमें मौजूद है या नहीं है। सम्मित के लिए क्या करो, आप 2 संख्या लो ए बी और फिर चेक करो कि ए बी बिलोंग्स टू आर है कर्मित युग्म में संबंध में, तो यदि दूसरा कर्मित युग्म बी ए है या नहीं है। और जब संक्रामक है तो 3 संख्याएं ले और ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर मौजूद है तभी चेक करो कि ए सी है कि नहीं है। हाँ, केवल यदि ए बी ही है उसमें तब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें समझ में आई। और तुल्यता संबंध किसको बोलेंगे, जब वो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होगा। तो यहाँ से समतुल्य, सम्मित, संक्रामक भी क्लियर और तुल्यता संबंध भी सीधा क्लियर हो गया। यदि आर आर को एक अपन ने संबंध लिया था तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। अभी देखो मैं इसके मल्टीपल क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अनुसार ही लूंगा जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी रहेगा। तो देखो अपन चलते हैं आगे क्वेश्चनों पे। तो आपको आप देख पा रहे हो कि यहाँ से एक लघुरात्मक प्रश्न आ रहा है और जो संबंधों के प्रकार से आएगा और कितने नंबर का आएगा बताओ, 2 अंक का ये क्वेश्चन आएगा अपने। कितने नंबर का आएगा, 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो बात देखना, क्वेश्चन को हल करते हैं अपन। क्वेश्चन पढ़े एक बारी कि सिद्ध कीजिए, प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दे रखा है। अब देखो ए नील दे रखा है तो मैंने मान ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि समुच्चय 1 2 3 और जिसमें एक रिलेशन दे रखा है आपको 1 2 3 ऐसे करके द्वारा प्रदत्त एक संबंध समतुल्य तो है परंतु सम्मित और संक्रामक नहीं। इस प्रश्न से आपको आसानी से समझ में आएगा।
इसलिए मैंने संख्याओं का क्वेश्चन लिया है। अब देखो जांच करने के लिए पहले इसको, अब क्वेश्चन को अपन हल कर रहे हैं तो अपन ने मान लिया कि माना ये जो समुच्चय है ना उसको मैंने ए मान लिया। मान लो ए क्या है, 1 2 3 है। यहाँ तो कोई समस्या आई किसी के? अब देखो एक बार समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ ए क्रॉस ए पर संबंध है, इसलिए अपन ने बना लिया ए क्रॉस ए। संबंध हमेशा ए पर होगा, बी है तो बी पर, यानी मतलब किसी समुच्चय की क्रॉस मल्टीपल हो गया। तो इसका मतलब इसका यदि ए क्रॉस ए बनाया तो क्या हुआ, एक का एक से, फिर एक का दो से, फिर एक का तीन से, फिर ऐसे दो का एक से। जिनको नहीं समझ में आ रहा, ए क्रॉस ए का मतलब दोबारा इनका इससे ही गुणा, इसको बोल दिया ए क्रॉस ए, है ना। तो इस बात को आप समझे, यानी किसी चीज़ का वापस उस चीज़ से गुणा ए क्रॉस ए हो गया। तो दो का एक से, फिर दो का दो से, और फिर दो का तीन से, ऐसे तीन का एक से, तीन का दो से, और तीन का तीन से हो जाएगा। ऐसे टोटल आप देखोगे तो ये टोटल संबंध कितने होंगे, तीन, तीन गुणा तीन है, यानी टोटल अब ये तो 9 होंगे इसमें, और टोटल संबंधों की संख्या 2n होगी, है ना। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखें आप। और वैसे अब ये देखो 9 एक नहीं है, 3 3 6 9 हो गए। अब बात देखो इधर, आपका जो रिलेशन है इसी में से रिलेशन बनेगा। अभी मैंने बात करी, और आपका रिलेशन क्या है देखो, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1 1 2 2 3 3। ये इसीलिए मैंने बनाए, और वैसे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जो ऊपर ऊपर ने बनाया है एक क्रॉस ए वाला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने इसलिए बनाया कि आपका संबंध इसी में से उठाया कि नहीं उठाया। देखो 1 1 उठाया, 2 2, फिर 3 3, और अभी समझने में भी काम आएगा ये क्रॉस वाला। फिर किस क्या लिया इसने, 1 2 लिया, और फिर क्या लिया, 2 3 ले लिया। ये इतना अभी इसने ले लिया इसमें से, यानी इतने कर्मित युग्म इसने लिए। अब देखो अपन जांच करते हैं, पहले हेडिंग अपन डालते हैं समतुल्य। क्या डालते हैं, समतुल्य। ऐसे क्वेश्चन करने हैं परीक्षा में, हेडिंग डालो समतुल्य, और फिर इस समतुल्य को करना स्टार्ट करो। देखो समतुल्य में देखना, जब आप समतुल्य संबंध देखोगे तो आपको वही परिभाषाएं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। आपको जो भी समुच्चय में अवयव दिए हैं वो अवयव लेना है, उनका देखना कि उनका कर्मित युग्म आपके रिलेशन में है या नहीं है। तो आपके समुच्चय में कितने अवयव हैं, समुच्चय में देखो कितने अवयव हैं, 1 2 3। कितने अवयव हैं, 1 2 3। तो आपने क्या करा, 1 2 और 3 को बिलोंग्स टू ए में से लिए, और आपने लेने के बाद में देखा कि 1 1 का 1 से रिलेशन तो 1 1 हुआ, तो बिलोंग्स टू आर है क्या, देखो ऊपर है। फिर 2 का क्या हुआ, 2 2 बिलोंग्स टू आर हुआ, तो ये भी मौजूद है क्या। और 3 का क्या हुआ, 3 3 बिलोंग्स टू आर, खुद का खुद से संबंध। तो आपने देखा तो ये तीनों इसमें मौजूद थे, तो आपने बोल दिया कि ये समतुल्य तो है। कोई दिक्कत आई क्या, कितना आसान काम है, दोबारा सुनना। आपने समुच्चय में 3 अवयव थे, तीनों को लिया, एक का मतलब प्रत्येक एक के लिए था वहाँ, तो प्रत्येक एक के लिए था, इसलिए अपन ने क्या करा, तीनों अवयव ले लिए, 3 अवयव थे। फिर देखा कि एक का खुद से संबंध है क्या, दिखा है रिलेशन में। फिर देखा 2 का खुद से है क्या, तो कि 2 का खुद से भी है, कि 3 का खुद से है, कि 3 का भी है। इसका मतलब समतुल्य तो है। अगली जांच करते हैं, देखो अपन समतुल्य के बाद में क्या होता है, सम्मित। सम्मित के लिए देखो क्या करेंगे, आसान है, यदि आप इस प्रश्न को समझोगे तो आपको बातें समझ में आएगी। तो देखो सम्मित के लिए अपन क्या करेंगे, अब यहाँ तो प्रत्येक अवयव पर चेक कर लिया, सम्मित के लिए भी अपन क्या करते हैं, कोई से 2 अवयव लेते हैं। जिससे मैंने 1 और 2 लिया, ये बिलोंग्स टू ए, ए से ही लेने। अब ये ध्यान रखना, ए में 1 2 3 यानी 1 2 3 ही है। अपन ने 2 अवयव लिए और चेक करा कि 2 अवयव से एक करते, ये ऑर्डर्ड पेयर कर्मित युग्म बनता है, ऑर्डर्ड पेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो ये है कि अपने संबंध में, तो देखो अपने संबंध में आर में है, ये कौन सा वाला, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको 1 2 है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है। यदि ये है तो आपको बताना, यदि 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो बताओ 2 1 बिलोंग्स टू आर भी है क्या। तो आपने चेक करा तो कि 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक, ये मतलब सम्मित नहीं है। अब देखो इसका दूसरे वाला जोड़ा है 2 3, यदि आप लोगे तो 3 2 भी है क्या इसमें, तो वो भी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो उससे भी सम्मित नहीं है। तीसरी बात सुनना, संक्रामक के लिए क्या करोगे, संक्रामक के लिए इस रिलेशन, इस मतलब समुच्चय में से 3 अवयव लोगे, समुच्चय में से अवयव लो, कर्मित युग्म बनाओ, और फिर चेक करो कि वो चीज़ उसमें है कि नहीं है। तो मैंने संक्रामक के लिए क्या किया, 1 2 3 इसमें से ले लिया,
समुच्चय में से। और 1 2 3 लेने के बाद मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर बना 1 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा था। ऑर्डर पेयर वही बनेगा जो रिलेशन में दिया हुआ वही ले रहा हूँ मैं। और एक ऑर्डर्ड पेयर ये भी दे रखा है, कर्मित युग्म ये भी दे रखा है 2 3 बिलोंग्स टू आर। ये दोनों कर्मित युग्म रिलेशन में एक नहीं है दिए हुए, देख लो कौन सा 1 2 और 2 3 दोनों दे रखे हैं। अब दोनों रिलेशन में है और ये दोनों है, तो बताओ 1 2 2 3 ये लास्ट वाला सेम है, तो 1 3 भी होना चाहिए क्या? तो आपने देखा कि 1 3 इसमें होना चाहिए, लेकिन 1 3 इसमें नॉट बिलोंग्स टू है, इसका मतलब 1 3 इसमें नहीं है। दोबारा सुने, अपन ने 3 अवयव समुच्चय में से लिए, फिर देखा कि अपने रिलेशन में 1 2 रिलेशन था, 2 3 का भी रिलेशन था, लेकिन 1 3 का रिलेशन आपस में नहीं है, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। बात समझ में आई होगी आप सभी को। तो और ये समझ में आई तो आपने बता ही दिया। पर्सन ने ये बोला कि ये क्या क्या है, तो समतुल्य तो है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है। अब देखो ये लैंग्वेज लिख रही है इसलिए इतना बड़ा हो गया, वैसे आप सीधा देखते तो आप सीधा यहाँ से ही बता सकते थे। कैसे? देखो समुच्चय में 3 अवयव हैं 1 2 3, 1 का 1 से है क्या, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, समतुल्य तो है। देखो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसका मतलब समतुल्य तो है, सम्मित नहीं है। और तीसरा देखा 1 2 2 3 होने के बाद में यदि दोनों है तो 1 3 भी होना चाहिए इसमें, और 1 3 भी नहीं है, इसका मतलब संक्रामक भी। जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो तो इतना जल्दी अपने को हल करना पड़ता है। जो अपन अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं जहाँ टेक्निकल मैथ है वहाँ अपन डायरेक्ट करते हैं, और यहाँ अपने क्या रिटर्न एग्जाम है इसलिए अपन पूरा लिख रहे हैं। और मैं क्वेश्चन वही लेके आ रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जो ब्लू प्रिंट में है वही क्वेश्चन अपने यहाँ कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखना, किसी को फिर भी आपको ये संबंध नहीं समझ में आए, मैं 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आराम से आपके क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना देखो, एल किसी समतल पर स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। एल क्या है? समतल पर स्थित रेखाओं का समुच्चय। एन एल बराबर समस्त रेखाओं का समुच्चय बना देता हूँ मैं, समस्त यानी कोई सी भी रेखा इसके अंदर है जो समतल पर स्थित होती है। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। आगे का प्रश्न पढ़ें। और आर बराबर L1 L2 पर लंब है। तो इसको यदि मैं थोड़ा सही तरीके से लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि L1 रिलेशन L2 क्या दे रखा है आपको, कि L1 रेखा है वो लंब है किस पर? L2 पे। और L1 और L2 लेंगे कहाँ से? तो L1 और L2 किससे लेंगे? जो समतल पर स्थित समुच्चय है उसमें से लेंगे। ठीक है, परिभाषित एक संबंध है। आगे बात, परिभाषित एक संबंध है तो आर सम्मित है लेकिन समतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। ये थोड़ा सा नॉर्मल पर्सन है, मतलब अपने दैनिक जीवन टाइप का सा क्वेश्चन है, तो देखना आप। पहले अपन चेक कर रहे हैं समतुल्य। अब देखो समतुल्य के लिए क्या चेक करते हैं अपन? समतुल्य के लिए अपन चेक करते हैं कि कोई संबंध L1, जैसे मैंने कोई संबंध कोई लाइन ले ली L1 जो बिलोंग्स टू किससे करती है? L से। लाइनें कहाँ से लेनी है? L से लेनी है। अब देखो यदि समतुल्य है तो अपने को ऐसे मानना पड़ेगा जो L1 रिलेशन L1 है ना, वो रिलेशन क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। देखो कोई लाइन खुद की ही लंब हो सकती है क्या? L1 L1 के लंब? तो आपको पता है कि कोई लाइन संभव ही नहीं है, बात तो ये चीज़ तो संभव नहीं है। अरे कोई आदमी है ये खड़ा है ऐसे, अब ये खुद के लंब कैसे हो जाएगा? इधर इधर भी खड़ा हो जाएगा कि ये खुद ही? इन तो कोई चीज़ खुद के, जैसे ये लाइन है तो ये ऐसे खुद के भी लंब हो सकती है? कैसे नहीं हो सकती? खुद के समांतर तो हो सकती है क्योंकि ये लाइन है तो ये समांतर भी है खुद के, तो इससे ये हुआ कि ये संभव नहीं है, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। ये लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं कि कोई रेखा है वो खुद के स्वयं के लंब नहीं हो सकती ऐसे। दूसरी बात सुनना, सम्मित। मैं थोड़ा अब जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए अपन जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन और भी है अपने। देखो सम्मित में क्या करेंगे, अपन 2 लाइनें लेंगे, एक L1 ले ली और एक L2 ले ली, ये L से ली। और आपने चेक करा कि अपन ने मान लिया एक बार कि माना कि L1 रिलेशन L2 है। अभी चेक कर लेंगे है कि नहीं है वो तो यदि L1 L2 रिलेशन में है तो आप क्या लिख सकते हो कि L1 लंब है किस पर? L2 पे। और देखो इसको यदि क्रमविन्य के रूप से क्रमविन्यता का नियम लगाएं तो L2 लंब L1 भी लिख सकते हैं अपन, एक ही बात है। कोई लाइन लंब है, ये L1 है और ये L2 है, L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी लंब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो L2 है वो रिलेशन रखता है किससे? L1 से। यही तो होता है भाई, ए बी रिलेशन रख रहा है तो बी ए भी रिलेशन रखना चाहिए, तो इसका मतलब सम्मित तो है। समझ में आया होगा आपको। तीसरी बात देखो, तीसरी कौन सी है? संक्रामक। देखना संक्रामक के लिए क्या चेक करोगे, फिर भी रिपीट करा दूंगा मैं एक बार।
तीन चीज़ें लेंगे इसमें से, L1 L2 और L3 बिलोंग्स टू L। L में से तीन लाइनें ले ली अपन ने। पहले देखा कि L1 का रिलेशन L2, ये तो अपने को बताना है, मान लिया एक बार कि L1 लंब है किस पर, L2 पे, ये तो लंब हो सकती है। और L2 रिलेशन L3, इसका मतलब L2 भी लंब है किस पर, L3 पे। ये दो चीज़ें अपन ने मान ली। देखो मैं इसका यदि चित्र बनाऊं तो बात सुनना इधर, यदि मैं चित्र बनाऊं तो मैंने ऐसे मान दो, एक लाइन तो ये बना दी, और एक लाइन ये बना दी, और एक ये बना दी। देखो बात सुनना, चित्र से अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये L1 है, ये L2 है, लंब है L1 L2, देखो यही बोला अपन ने। फिर L2 L3 लंब है क्या, लेकिन अपन ने देखो यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला कि L1 लंब है L2 पे, L2 L3 पे है, लेकिन जो तुम्हारी L2 L1 है ना, लेकिन तुम्हारी जो L1 है वो तो समांतर हो गई है L3 के। इसका मतलब L1 रिलेशन में नहीं है किसके, है L3 के। बात पकड़ में आई। देखो L1 और L3 तो क्या होगी, समांतर हो गई। इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक भी नहीं है। बात पकड़ में आई होगी आपके। एक थोड़ा मैंने ज्यामिति टाइप क्वेश्चन लिया था, इससे क्या और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोबारा सुनो, समतुल्य की क्या लिए अपन, एक लाइन ली और देखा कि वो लाइन खुद की लंब हो सकती है क्या, तो खुद के तो लंब होना संभव है ही नहीं, इसलिए समतुल्य तो नहीं है, समतुल्य नहीं है। अगली बात सुनो, सममित के लिए क्या करा अपन ने, दो रेखाएं ली, वो दोनों रेखाएं आपस में लंब थी। यदि दो रेखाएं आपस में, L1 लंब है किसके, L2 के, तो L2 भी लंब किसके है, L1 के लिए, इसलिए सममित तो है। संक्रामक के लिए अपन ने तीन लाइनें ली, और पहली लाइन दूसरी के लंब थी, दूसरी लाइन तीसरी के, पहली लाइन दूसरी के लंब, दूसरी लाइन तीसरी के लंब। लेकिन देखा पहली और तीसरी लाइन थी वो तो समांतर हो गई, और समांतर हो गई तो रिलेशन में है नहीं, इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है। ये बातें समझ में आई होगी। ऐसे देखो ये वाला अगला क्वेश्चन है अपने, इस क्वेश्चन में आपको समुच्चय दे रखा है, पहले से समुच्चय दे रखा है, और संबंध आर परिभाषित है, और ये इसका कौन सा रूप है, देखो ये इसका कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आप कर लोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार आपको रोस्टर रूप लिख के बताता हूँ इसका। देखो रोस्टर रूप के लिए y को उधर ले जाओ तो ये हो गया 3x बराबर y। अब देखो यहाँ अक्स का मान देंगे, y का मान आएगा। अक्स का मान देने से किसका मान आएगा, y का मान आएगा। तो यदि आपने x का मान लेना किस में से है, समुच्चय a में से, तो लेंगे मान। तो जैसे आपने मान लिया, देखो r x बराबर आपने लिया मान लो 1, पहला मान x का आता है, कर्मित युग्म दे रखा है, तो y कितना आएगा 3। दोबारा आपने 2 लिया तो y 6, 3 लिया तो y 9, 4 लिया तो y 12, 5 लिया तो देखो 15 ही अपने समुच्चय से बाहर जा रहा है। इसका मतलब कहाँ तक आएगा, इतना ही इसका ये रोस्टर रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। अब देखो आपको बताना गया इसमें तीसरे क्वेश्चन में, ये परिभाषित संबंध ये किस टाइप का संबंध है, ये बताना आपको, यानी समतुल्य संमित संक्रामक वही चीज़ें बताने। तो आप आराम से देखो, सीधे बता दो, मैं यहीं से बताता हूँ, आप लैंग्वेज आप लिखना। अब आप मान लो इस समुच्चय में से कोई अवयव लोगे एक, तो एक का एक से रिलेशन है क्या, कहीं पर नहीं है, तो समतुल्य नहीं है। आपने लिया 1 3, दो अवयव ले लिए सममित के लिए, 1 3 का 3 1 है क्या, कहीं पे नहीं है, इसका मतलब सममित भी नहीं है। और अगली बात सुनो, जैसे 1 3 और 3 9 लिया आपने, तो यहाँ से क्या बनेगा, संक्रामक के लिए 1 9 बनेगा। 1 9 बिलोंग्स टू आर है क्या, इसमें रिलेशन में है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब वो अपना कौन सा, संक्रामक भी नहीं है। ये बात समझ में आई होगी आपके। मैंने इसकी लैंग्वेज नहीं लिखी है, फिर से बता रहा हूँ, आप खुद लैंग्वेज लिखें। और देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों को अवश्य बताएं, इससे हमें भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि अब देखो हम ये 40-50 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, अपलोडिंग का टाइम भी लगता है, तो आप चीज़ों को समझें। और अपना क्या, देखो कुछ चीज़ें बच्चे सीखेंगे, ज्ञान बढ़ेगा आगे, तो आपके भी फ़ायदा, आप भी किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, तो अच्छी बातें होती है। तो आप हेल्प करें किसी की भी, जो भी बच्चा आपके जानकार है, आपके समकक्ष 12th में है, उसको ज़रूर बताएं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब देखो इन क्वेश्चनों को मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया वीडियो में। मुझे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराना है 1 नंबर का, क्योंकि प्रश्न वाले टोटल 3 अंक की थी। प्रश्न देखना, मैं बता दूंगा पूरा है कैसे। अक्स वाई की पत्नी है, प्रश्न है कि आर एक रिलेशन दे रखा है किसमें, समुच्चय निर्माण में, कि अक्स वाई की पत्नी है। एक दे रखा है अक्स वाई के पिता, दोनों बातें समझना, मैं दोनों को साथ ही करा रहा हूँ। देखो समतुल्य के लिए क्या करोगे, समतुल्य के तो आप लेगो कि कोई अवयव ले लिया अक्स, कोई समुच्चय में से अवयव लेते हैं आप अक्स,
अब देखो समतुल्य के लिए तो क्या होगा कि अक्स का रिलेशन अक्स से होना चाहिए, और अक्स अक्स का मतलब क्या है, अक्स अक्स की पत्नी है। अब बताओ कोई खुद की पत्नी हो सकती है क्या? और यदि कोई खुद की पत्नी हो गई तो फिर तो शादी वादी वाला लफड़ा ही नहीं, कोई खुद का ही पति कोई खुद का ही पत्नी, है ना? तो ये सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो समतुल्य तो नहीं है, समतुल्य तो नहीं है। इधर वाला देखो पिता वाला, बताओ अक्स अक्स का पिता हो सकता है क्या? कि सर ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी रिलेशन में नहीं है। तो दोनों बातों में समतुल्य तो पता चल गई। अब देखो सममित में, समझना बात को, सममित में क्या होगा कि दो अवयव ले लिए एक्स और वाई, तो एक्स वाई की पत्नी है, एक्स से वाई की पत्नी है। अब देखो एक्स वाई की पत्नी है तो वाई, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी थोड़ी हो सकती है। पति तो हो सकता है, पत्नी थोड़ी हो जाएगा। तो ये बन ही नहीं रहा ये कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अपना गलत हो गया, यदि ये नहीं मिल रहा इसका मतलब सम्मित भी अपना नहीं है। अगली बात सुनना इसमें, एक्स वाई का पिता है, दूसरे वाला ले रहा हूँ मैं, साथ साथ दोनों करा रहा हूँ। सम्मित इसका देखो, एक्स वाई का पिता है, बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स वाई का पिता है। तो बताओ वाई एक्स का पिता है क्या? पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, पिता थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब ये भी अपना सम्मित नहीं है। बातें समझ में आ रही? संबंध वही होते हैं जो अपने दैनिक जीवन वाले संबंध है। फिर ये संख्याओं में भी चले गए, तो मैंने ये दो एग्जाम्पल लिए दैनिक जीवन से लिए। अब देखो अगला, संक्रामक में अपन क्या करेंगे कि एक्स वाई की पत्नी है, और अब एक्स वाई जेड तीन लेते हैं, और वाई जेड की पत्नी। अब देखो वाई जेड की पत्नी हो ही नहीं सकती हिंदू धर्म के अनुसार देखें, तो एक्स वाई की पत्नी है। यहीं पर अपना सेंटेंस खत्म हो गया, और अपने को अगला ये कर्मित युगम मिला ही नहीं। और अगला ये कर्मित युगम नहीं मिलता है तो अपना को चेक कर ही नहीं सकते संक्रामकता की एक्स का जेड से क्या संबंध है। और ये जब ये चेक नहीं कर सकते इसका मतलब वो संक्रामक है। दोबारा सुनना, यदि आपको एक ही जोड़ा दिया हो और दूसरा नहीं बन रहा हो तो वो संक्रामक है। तो यहाँ वाला पत्नी वाला रिलेशन क्या हो गया, संक्रामक हो गया। लेकिन पिता वाला देखो, एक्स वाई का पिता है, एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स वाई का पिता है, और वाई जेड का पिता है, बिलोंग्स टू आर। देखो एक्स है ना वो वाई का पिता है, और वाई किसका पिता है, जेड का। तो बताओ एक्स जेड क्या होगा, एक्स जेड में पिता होगा कि दादा? तो ये तो एक्स जेड का क्या हो जाएगा, अब दादा हो जाएगा ना कि पिता हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अच्छा समझ में आया होगा, ये दोनों मैंने इसीलिए लिए थे। तो कुल मिलाकर आपको समतुल्य, सम्मित और संक्रामक समझ में आ गए होंगे। समतुल्य में क्या करते हैं अपन, कोई समुच्चय से कोई अवयव लेते हैं और उसका कर्मित युग्म ढूंढते हैं कि उसका खुद से रिलेशन है कि या नहीं है। सम्मित में क्या करते हैं, दो अवयव लेते हैं, और यदि एक कर्मित युग्म आपके रिलेशन में पड़ा है 1 2, वही अवयव लेते हैं जिनसे कर्मित युग्म आपके रिलेशन में पहले से है। और यदि 1 2 है तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि 2 1 है या नहीं है। समतुल्य, सम्मित, और तीसरा होता है संक्रामक। संक्रामक में अपन क्या करते हैं, तीन अवयव लेते हैं और कर्मित युग्म वही ढूंढते हैं जो आपके संबंध में है कि नहीं है। यानी आपके रिलेशन में ये है, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, यानी 1 2 और 2 3 है तो आपको 1 3 भी बताना पड़ेगा कि उसमें है कि नहीं है। और यदि 1 3 है तो वो संक्रामक है। तो ये शॉर्ट में था, तो मेरी उम्मीद है कि मुझे आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो जो ये पांचवा क्वेश्चन है ना, ये आपके मॉडल पेपर में दे रखा है और किताब से डिटो वर्सन आया है। इसका मतलब जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो किताब से इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो यहाँ वाला आपका चैप्टर है ना 3 नंबर में जो 2 अंक का क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपकी किताब से ही आ जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। अब इसमें आपको जांच करनी है कि आर आर में, यानी आर इंटू आर में रिलेशन है आपका, क्योंकि रिलेशन आपको पता है कर्मित युग्मों का उपसमुच्चय होता है। नहीं मतलब हाँ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, यानी ये आर गुणा आर का उपसमुच्चय होगा। अब आपको आर स्टार दे रखा, किताब में आर ही है, लेकिन जो आप देखोगे तो क्योंकि आर आर दो जगह आ नहीं सकता तो आर स्टार आएगा यहाँ पर। तो एक एक का क्यूब बराबर, ये स्क्वायर वाला अपने मॉडल पेपर में है, यहाँ मैंने ये क्यूब वाला क्वेश्चन लिया है। जो आपका मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन है वो शायद स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, ये वाला। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अपन इस क्वेश्चन के लिए भी वही कहानियाँ होती है, लेकिन किसी बच्चे को कम आ रहा तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो सुनना, अब कुछ प्रश्नों को करने के लिए आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जैसे इसमें समतुल्य के लिए आप ए पर चेक करोगे तो ए बड़ा है ए स्क्वायर से। अभी इससे कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको कि रिलेशन में है कि नहीं है ए रिलेशन ए। तो इसके लिए आप क्या करो, ए रिलेशन ए लिख दो, चाहे ए लिख दो, एक ही बात है। तो इसके लिए आप एक ऐसा एग्जाम्पल लो कि इसको गलत साबित करें। तो मैंने यदि ए बराबर 1/2 ले लिए तो बात देखना, 1/2
रिलेशन रखता है क्या 1/2 की क्यूब से? तो आप देखोगे रिलेशन नहीं रखता, क्योंकि 1/2 की क्यूब से रिलेशन नहीं रख रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे आप इन पर्सन को कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनमें आपको एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। तो देखो वीडियो बड़ा बन रहा है, 40 मिनट का हो चुका है, तो मैं इसको एक बार छोड़ रहा हूँ। ऐसे आप इस पर सम्मित एग्जाम्पल ले और चेक करो, सम्मित और संक्रामक चेक करो। जो मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन है सेम ही, इस पर भी वही 1/2 वाला तो यहीं सेट हो जाएगा। सही है, 1/2 वाला तो इसमें भी सेट हो जाएगा। और आगे के लिए सम्मित के लिए जैसे मान लो ये मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ए बराबर आप 1 ले लो और बी बराबर 2 ले लो। देखो 1 से बड़ा या स्क्वायर में यहाँ तो संबंध चल रहा है, लेकिन 2 1 में देखोगे तो ये संबंध यहाँ पर फेल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ छोटी आ रही है चीज़, है ना। तो ये रिलेशन में नहीं है और ये रिलेशन में है। और तीसरा इसका चेक करोगे तो आप ले लो 1 बी बराबर -1। ये संख्या आप प्रैक्टिस से सीखोगे भाई कौन सी संख्या यहाँ लेनी पड़ेगी। इस पर आप चेक करोगे तो देखो 1 -1 में रिलेशन है, ये तो आप खुद मान के चल रहे हैं। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल वही लेना जो इस शर्त को फॉलो करता हो, इस शर्त को फॉलो करता हो वही एग्जाम्पल आएगा। ये ध्यान रखना, सम्मित और संक्रामक समतुल्य में ये शर्त को फॉलो करना चाहिए। 1 - 1 में रिलेशन है क्या? ये बराबर है ना, बराबर हो और चाहे बड़ा हो, कोई सा एक रिलेशन फॉलो करता हो। और देखो -1 और 0 में रिलेशन है क्या? मैं ये ऊपर वाला नहीं करा रहा, मैं ये पर्सन करा रहा हूँ जो आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? जो आपका मॉडल पेपर है, यानी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ये दिया हुआ है। सेम ही इस सिस्टम में ये पर्सन 1 - 1 बिलोंग्स टू आर और -1 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब बताओ ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको बताना पड़ेगा क्या कि -1 ये आपस में टच कर रहा है, इसका मतलब 1 0 भी रिलेशन में है क्या? तो आप चेक करोगे 1 और यहाँ 0 का वर्ग 0, तो ये तो छोटा आ गया, बड़ा या बराबर हो सकता था, इसका मतलब रिलेशन में नहीं है। बातें समझ में आई? ऐसे आप क्यूब वाला कर लेना। एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, उसमें आपको तुल्यता दिया है। तुल्यता मतलब समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, वही चीज़ें चेक करनी है। इसमें भी देखो लिखने का थोड़े से तरीके चेंज हो जाते हैं। यहाँ क्या तरीके चेंज होते हैं कि पहले तो देखो एक को चेक करो तो वहाँ तो ए बिलोंग्स टू ए ले लो। समतुल्य में तो खास दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो आपको चेक क्या करना है कि ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो यदि ए बिलोंग्स टू आर चेक करोगे तो A - A चेक करोगे, और A - A क्या होता है? 0। तो 0 4 का गुणज है क्या? तो 0 में तो 4 का भाग जाता है, 0 में सबका ही जाता है तो 4 का भी जाएगा। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू तो आर तो है। ए का मतलब प्रत्येक ए के लिए, तो प्रत्येक संख्या के लिए चेक कर लिया। और यदि आपको वैसे चेक करना हो तो इसका पूरा समुच्चय रोस्टर में बनाओगे तो वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, है ना, क्योंकि खुद से ये अक्स जेड से संबंधित है इसलिए बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप ऐसे, लेकिन संख्या 0 से 12 तक लेनी है तो आप ये भी बना सकते हैं, और आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। यानी आप वो संख्या लेनी है जो 4 के गुणज है, रिलेशन बनाना है, और संख्या 0 से 12 तक लेनी है। और लेने किस में से है? पूर्णांक में। तो 0 माइनस प्लस वाले सब आ गए, और संख्या वो लेनी है जो 4 का गुणज है। ऐसे एक रिलेशन रोस्टर में भी बन सकता है। और रोस्टर में नहीं भी बनाओ तो आप प्रत्येक एक को ही चेक कर लो, प्रत्येक एक के लिए। तो एक के लिए तो समतुल्य है। फिर सम्मित में देखो 2 अवे ले लिए, ए और बी बिलोंग्स टू ए से, और आपका संबंध देखो कि ए बी में कोई संबंध लग रहा है तो ए बी में तो बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्योंकि सम्मित में आप क्या करते हैं, एक जोड़ा पहले से मानते हैं कि ये संबंध में है और ये संबंध में है। इसका मतलब A - B क्या है? 4 का गुणज है। तो मैं 4 और के लिख दिया आगे, मान लो 4 का गुणज है तो 4 K1 लिख दिया। गुणज का मतलब 4 और गुणा में कुछ भी संख्या है वो पता नहीं है, लेकिन A - B करोगे तो 4 गुणा में कुछ आएगा। यह पढ़ने मानना है पहले से, क्योंकि सम्मित में एक चीज़ मानते हैं और दूसरी सिद्ध करते हैं। तो देखो दूसरी सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये हुआ B - A, और ये अपना मॉडुलस का चिन्ह लगा हुआ है बराबर 4K1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो B - A भी 4 का गुणज हो गया क्या? इसका मतलब AB बिलोंग्स टू आर है क्या? आर है। इसका मतलब ये कौन सा है? सम्मित है। और संक्रामक में भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ ABC तीन ले लेंगे ऐसे, और वही AB ये आपको मान के चलना है। तो A - B बराबर 4K1 ये पहले से है। देखो इसमें थोड़ा हल करने के लिए आपको A - B खोलोगे तो ये प्लस माइनस का चिन्ह लेगा उधर, है ना। ऐसे ही देखो दूसरा भी आपको मान के चलना कि B और C भी बिलोंग्स टू आर है, और BC बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब B - C है, वो भी 4K2 ले लिया,
और फिर खोलोगे तो बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k2 है ना। फिर आप इसका चेक करोगे तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो देखो बी से बी कट जाएगा, तो ये बचेगा ए माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। तो यहाँ से प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया, k1 k2। बताओ ए प्लस सी भी 4 का गुणज आ गया क्या? इसका मतलब ए माइनस सी भी रिलेशन रखता है किससे? ए माइनस सी भी रिलेशन रखता है, तो ये आपका हो गया। तो इस चीज़ों को आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोबारा देखें एक बार क्या करा पढ़ने की। यदि एक तरीका तो रोस्टर बनाओ और वैसे हल करो तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि प्लस माइनस सब है। तो आप क्या करो, इसको ए पर चेक किया तो ए माइनस ए 0 आया, 0 4 का गुणज तो समतुल्य। दो संख्या ए बी ले ली, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये लेके चल रहे हैं अपने ए बी माइनस 4, फिर माइनस कॉमन लिया तो ये बी माइनस ये भी हो रहा था, इसका मतलब ये सम्मित भी है। संक्रामक में अपन ने चेक किया करा कि ए बी बिलोंग्स टू आर यानी ए बी 4 का गुणज है, बी सी यानी बी सी भी 4 का गुणज है। और देखो ए बी सी माननी है और फिर ए सी सिद्ध करनी है अपने को। तो अपने ए सी सिद्ध करने के लिए गए तो आपने 4 से 4 कॉमन लिया, देखा कि ए सी बी 4 का गुणज आ रही है। इसका मतलब ये संबंध कौन सा है? तीनों है, इसका मतलब तुल्यता संबंध है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था किसका? संबंध का। अब देखो संबंध के आगे चलते हैं अपन फलन पे। क्या हुआ था बात सुनना। हमने दो समुच्चय लिए थे। क्या किया था अपन ने? दो समुच्चय लिए थे और दो समुच्चय में अपन ने क्या करा था कि ए और बी दो समुच्चय लिए और उन समुच्चयों का अपन ने कार्तीय गुणन करा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करा। तो टोटल ए क्रॉस बी के अवयव आ गए। टोटल ए क्रॉस बी के अवयव या टोटल संबंधों की संख्या मान लो। तो टोटल संबंधों की संख्या क्या हुई? इस ए क्रॉस बी के जो अवयव हैं उनके उप समुच्चय जितने बनेंगे वो टोटल संबंध होगी। इनको अवयव ही मानो आप एक बार। ए क्रॉस बी के अवयव आ गए और जो ए क्रॉस बी के अवयव आए ना उनके टोटल जो रिलेशन है ना उनके उप समुच्चय होते हैं। ये तो क्या हो गए? संबंध हो गए। क्या हुए? ए क्रॉस बी के उप समुच्चय हो गए। अब इस संबंध में भी यदि आप शर्त लगा देते हैं तो ये फलन बन जाता है। और शर्त क्या होती है? स्पेशल शर्त होती है। तो आप बोल सकते हैं कि विशेष प्रकार का संबंध क्या होता है? फलन होता है। वीडियो को आप यदि फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा आप देखें। इस एक वीडियो से ही आपके 3 नंबर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है ना। विशेष प्रकार का संबंध क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। बात सुनना, तो रुके रहे यहाँ पर थोड़ा और फलन को समझे। देखो तो फलन को वैसे आप प्रतिचित्रण भी बोलते हैं और इसको दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं पूरी बातें यहाँ केवल क्वेश्चन के टाइप ही बातें कर रहा हूँ, उतनी बेसिक थ्योरी ले रहा हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए। तो फलन की यदि मैं परिभाषा लिखना चाहूँ तो परिभाषा अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? परिभाषा में अपन ये लिख सकते हैं कि समुच्चय ए से बी में संबंध एफ एक फलन कहलाता है। एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के, बात समझना, प्रत्येक अवयव, बात समझना, प्रत्येक अवयव एक के प्रत्येक अवयव, एक के प्रत्येक अवयव, एक के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, का समुच्चय बी में, मैं आराम से समझाऊंगा इस बात को, मैं एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, एक और केवल एक और केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब हो तभी वो फलन कहलाएगा। ऐसे संबंध जिनमें एक का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब हो वो सब संबंध क्या कहलाएंगे? फलन कहलाएंगे। मैं इसको और विस्तार से समझाऊंगा। उससे पहले देखो अपन क्या करते हैं कि कुछ प्रतिचित्रण से, मैपिंग से अपन समझते हैं। प्रतिचित्रण इसीलिए बोलते हैं इसको कि अपन इसका चित्र बना के समझते हैं। देखो बातों को, यदि इसमें कुछ बिंदु हो, जैसे इसमें बिंदु दे रखे हैं अपने को, यदि 1 2 3 हो, 1 2 3 और इधर मान लो 4 5, वही मैंने रिलेशन ले लिया। तो क्या होना चाहिए कि एक का, ये ए है ना, ये मान लो बी है, तो एक का प्रत्येक अवयव का संबंध है ना, एक का प्रत्येक अवयव का संबंध अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब एक का 4 से संबंध है तो अभी इस एक का 5 से संबंध नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? और 2 का 4 से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से भी हो सकता है, 3 का 5 से हो सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ए वाला है ना, इधर वाला, इस ए वाले से जो लाइनें निकलती है ना वो लाइनें सिंगल होनी चाहिए। एक ही लाइन निकलनी चाहिए, दो नहीं निकलनी चाहिए। और दो निकल गई तो काम
गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको अपन प्रांत बोलेंगे फलन में, यानी डोमेन बोलेंगे पहले वाले को। जो भी आपको ए दिया हुआ पूरा डोमेन होता है। दूसरे वाला इसको बोलते हैं सह प्रांत, यानी कोडोमेन। 11वीं में था अपने। और जितने अपने संबंध या फलन बनते हैं, यानी जो जो आगे वाले से टच करते हैं, उन सब में से जो डाटा आते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ तो पूरा यार है परिसर बोलते हैं, यानी रेंज बोलते हैं। तो आप दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि इसके जो प्रांत के अवयव है ना वो रिपीट नहीं होंगे। क्या लिख सकते हो आप, ये बातें भी आप लिख सकते हो। देखो पॉइंट पहला कि प्रांत के अवयव हैं, प्रांत के अवयव समान नहीं होने चाहिए, सब फलन के लिए समान नहीं हो। दूसरी बात, ए से एक ही लाइन निकले, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, एक ही लाइन हो, ए से एक ही लाइन हो, है ना। तीसरी बात आप देखना चाहो तो प्रांत है ना, प्रांत है ना वो बराबर होनी चाहिए किसके, फलन के प्रथम अवयव मान लो। प्रथम अवयव वही होने चाहिए जो प्रांत के अवयव, सेम टू सेम होना चाहिए। और देखो एक आप अच्छा, एक मैं कॉन्सेप्ट और बता सकता हूँ आपको कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इधर बेटा लिख दो, इधर बाप लिख दो। अब देखो एक बाप के दो बेटे तो हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे के दो बाप नहीं हो सकते हैं। यदि एक से दो लाइनें निकल रही इसका मतलब एक बेटे के दो बाप हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं मान लो ये चित्र बनाता हूँ ऐसे 1 2 3, और इधर मैंने बना लिया 4 5, और 1 का ऐसे है, और 3 का 4 से है, और 2 का 5 से है। तो ये अब संबंध नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, देखो किसकी वजह से खराब हुआ ये। आपने देखा कि 1 का 4 से है और 5 से है, तो यदि इधर आपने लिखा बेटा और इधर बाप लिखा, तो इस बेटे के कितने बाप हो गए, दो। तो दो लाइनें तो लिख नहीं सकती यहाँ से। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। तो ये फलन था अपना। तो संबंध में फलन में फर्क पता चला। फिर आगे देखो अपन देखा है कि y यदि x पर डिपेंड है तो इस फलन को अपन अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि y बराबर एफ एक्स। कहने का मतलब यह, जैसे इसको आप ऐसे समझें कि किसी की खुशी किसी के आने से है क्लास में, तो यदि वो उसका फंक्शन हो गया, यानी किसी की खुशी किसी के आने से, तो वो उसी का तो फंक्शन हो गया। ऐसे अक्स किसका फंक्शन हो गया, अक्स वाई अक्स पर डिपेंड है तो अक्स फंक्शन हो गया किसका, वाई फंक्शन किसका हो गया, अक्स का फंक्शन हो गया। वाई किसका फंक्शन हुआ, अक्स का। अब देखो फलनों के प्रकार समझते हैं। अच्छा है पॉइंट ये। और यहाँ से एक अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, और उसके बाद में अपनी आज की ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें देखो एक तो आता है एक की, दूसरा रहता है आच्छादक, तीसरा रहता है एक ही नहीं है, और चौथा आच्छादक नहीं है। चौथा कौन सा है, आच्छादक नहीं है। तो देखो जो जो एक की आच्छादक, एक की को अपन बोलते हैं 1 1, इंग्लिश में कोई हो तो 1 1 बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ऑन टू। अब देखो एक की नहीं है तो वो कौन सा होगा, बहु एक की। और बहु एक की को बोलते हैं मेनी वन। क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलेंगे। आच्छादक नहीं है तो वो कौन सा होगा, अंतरछेपी होगा। कौन सा होगा, अंतरछेपी। तो इसको बोलते हैं इनटू। क्या बोलते हैं, इनटू। अब देखो आपको ये चारों सीखने नहीं है, मैंने इसीलिए इसे एक की नहीं है आच्छादक नहीं है इसलिए लिखा है। आप क्या करो, एक की और आच्छादक सीख लो। अब जो एक की नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, बहु एक की। और जो आच्छादक नहीं है वो क्या हो जाएगा, अंतरछेपी हो जाएगा। और देखो इसको अपन एक को इंग्लिश में अपन एंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और आच्छादक को अपन सर्जेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। अगली बात समझना। और यदि एक ही और आच्छादक दोनों साथ हो तो इसको, ये भी थोड़ा यूज होता है इसलिए लिख रहा हूँ मैं। वैसे आप जानते हो इसको अपन क्या बोल देंगे, एक ही आच्छादक। क्या बोल देंगे, एक ही आच्छादक। लेकिन इंग्लिश में इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसको अपन बाइजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे, ये ध्यान रखना। और देखो कोई फलन यदि एक ही और आच्छादक दोनों हो तो वो फलन उसका प्रतिलोम विद्यमान होता है, इसलिए उसको व्युत्क्रमणीय फलन। वैसे इतना ज़्यादा यूज है नहीं है अपना इस चैप्टर में। अब वैसे चैप्टर पढ़ते हैं अपन तो विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन अभी क्या अपन क्वेश्चन अनुसार चल रहे हैं तो अपन इतना ही समझ रहे हैं। तो प्रतिलोम, जिस फलन का प्रतिलोम फलन होता है तो उसको व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं। और यदि आपको परीक्षा में व्युत्क्रमणीय फलन बोले और आप एक ही आच्छादक सिद्ध कर दो तो वो भी व्युत्क्रमणीय फलन ही होगा। इस बात को आप समझें।
अब देखा एकेकी में क्या होता है, एकेकी की परिभाषा देखना आप, कोई फलन है वह एकेकी कब कहलाएगा, जब भिन्न भिन्न बिंदुओं के प्रतिबिंब भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग ए वाले अलग अलग बिंदुओं के प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ सबका अलग अलग रिलेशन होना चाहिए, न कि सेम होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं का प्रतिबिंब भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अब देखो इसको, यानी x1 और x2 यदि बराबर नहीं है तो उनका जो प्रतिबिंब आएगा एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू होना चाहिए। इस दो परिभाषा को इसको समझोगे तो ये भी आपका क्लियर होगा, बात समझना। फिर मैं चित्र से और क्लियर कराऊंगा। इसको अपन दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। कैसे? अब कह रहे हैं अपन भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होने चाहिए। यदि यदि प्रतिबिंब समान है तो इसका मतलब यदि वो एक ही है, और प्रतिबिंब यदि समान है तो इसका मतलब वो अवयव भी आपस में क्या थे, समान थे। और अवयव कहाँ से लेते हैं, वो अवयव यदि आपका अक्ष है तो अक्ष में से ले लेंगे, है ना। यदि समुच्चय अक्ष से वाई में परिभाषित है तो अवयव किससे लेंगे, अक्ष से लेंगे। ये बात समझना। अब देखो यदि ये नहीं है, यदि ये नहीं है तो वो फलन कौन सा हो जाएगा, बहु एकेकी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहु एकेकी हो जाएगा। ये बात समझना। यदि वो ये नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, बहु एकेकी। अभी मैं चित्र से समझाऊंगा आपको ये बातें, अगले देखना। तो ये बात समझ में आएगी, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं है तो मैं फिर से चित्र से समझाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना एक एक ही राजसाधक दोनों, तो उसको व्युत्क्रमणीय फलन भी बोलते हैं। आच्छादक में देखना क्या बात समझेंगे। कोई फलन है आच्छादक कब होगा, तो देखो जब एक तो ये एक्स वाई में परिभाषित है, तो जो वाई है ना इसका दूसरे वाला, यानी जो कोडोमेन है, तो वाई का प्रत्येक अवयव अक्ष के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना ही चाहिए। यानी वाई में कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, और यदि खाली रह गया तो अंतरक्षेपी हो गया। यानी वाई का प्रत्येक अवयव अक्ष के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना ही चाहिए। इसका मतलब यदि आप इसको जांच करो तो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स, उसको किसके बराबर मानो, वाई के बराबर मानो। किसके बराबर मानो, वाई के बराबर। और फिर वही शर्तें आ जाएगी। या इसकी आप दूसरी चीज़ भी चेक कर सकते हैं कि ऐप का जो परिसर है ना, परिसर वो क्या होना चाहिए, वो सह प्रांत के बराबर। परिसर ने जितने भी संबंध बनाए हैं ना, वो सब यदि प्रांत के बराबर है तो कोई सा भी अभी बच्चा नहीं है ना। अभी मैं इनको चित्रों से अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहाँ जांच करेंगे तो आप x1 x2 को क्या करेंगे, पहले बराबर ले लेंगे और फिर प्रतिबिंब को भी बराबर सिद्ध कर देंगे। तो आप सिद्ध कर देंगे एक की, और बराबर सिद्ध नहीं होता है तो बहु एक की, और यहाँ पर नहीं होता है तो अंतरक्षेपी। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से आपको परिभाषाएं समझ में आई होगी। और फिर भी नहीं समझ में आई ना, तो आप देखो अब मैं कुछ चित्र बना रखे हैं आपके लिए, तो उन चित्रों को समझें, फिर अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखो इसको आप अच्छे से समझना चित्रों को। देखना मैंने पहले f1 फंक्शन परिभाषित कर रखा है x1 x2 में। ये x1 यानी सेम है, उनको x1 नाम दे रखा आपने। ये f2 और ये x2 ये भी सेम था। ये x1 ये देखो इसमें कोडोमेन अलग है x1 x2। तो और ये अपने फंक्शन दे रखे। आपके ये कौन कौन से फंक्शन है ये बताना आपको, बात समझना। देखो ढंग से, एक के लिए क्या था कि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होने चाहिए। देखो 1 2 3, कहीं से भी डबल लाइन है क्या, कहीं से भी डबल लाइन नहीं है। इसका मतलब भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब क्या है, भिन्न भिन्न है। इसका मतलब पहला एक ही है क्या, कि सर एक ही है, कोई दिक्कत आई। एक ही है इसका मतलब कौन सा नहीं है, बहु एक ही नहीं है। अब आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उस साइड होना चाहिए। ये दो अवयव ऐसे हैं उनका प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब आच्छादक नहीं है। और आच्छादक नहीं है इसका मतलब कौन सा है, अंतरक्षेपी है। कौन सा है, बात समझना। एक की क्या, इधर वाले प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इधर से सिंगल होना चाहिए। एक ही लाइन निकल रही है सबसे, या बाप बेटा लिख के देख लो, यहाँ बेटा और यहाँ बाप। किसी के दो बाप है क्या, किसी के भी दो बाप नहीं, कैसे भी आप चेक कर सकते हैं। और अंतरक्षेपी में क्या करा, आच्छादक है कि नहीं, एक की आच्छादक चेक करो, वहां से सब काम हो जाएगा। यहाँ से देखना दोबारा, बताओ इसके प्रत्येक अवयव से एक एक लाइन निकल रही है क्या, इसका मतलब प्रत्येक अवयव से एक ही लाइन निकल रही है, एक एक नहीं। देखो हाँ एक एक लाइन, इसका 1 और बी तो सबसे एक एक लाइन निकल रही है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक एक ही तो है। क्या होना चाहिए, इधर वाले प्रत्येक अवयव की एक एक लाइन ही निकलनी चाहिए। देखो 2 लाइन निकल रही है, कहीं से भी नहीं है। प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, सॉरी। तो ये एक ही नहीं है, क्यों नहीं है बताओ। देखो एक का भिन्न भिन्न नहीं है, एक का बी है, एक 2 का भी बी है, इसलिए भिन्न भिन्न नहीं है। यहाँ से ध्यान रखना थोड़ा,
मैं थोड़ा सा ध्यान साइड में दे लिया था कि एक का बी से भी है और दो का बी से भी है, इसलिए एक एक ही नहीं है। अब एक एक ही नहीं है तो कौन सा है? बहु एक एक ही। कौन सा है? बहु एक एक ही। अच्छा देखिए, ले देखो प्रत्येक अवयव का संबंध है कि नहीं है, तो इन दो अवयवों का संबंध लिया, इसलिए ये कौन सा है? अंतरक्षेपी है। कौन सा है? अंतरक्षेपी है। F3 को देखो, प्रत्येक अवयव का अलग अलग, तो अलग अलग है क्या? नहीं है। आप यहीं से पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब एक एक ही नहीं है, यानी कौन सा है? बहु एक एक ही है। और आच्छादक है क्या? प्रत्येक अवयव का संबंध है क्या? इसका मतलब आच्छादक भी है ना। अगली बात सुनो, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है क्या इसमें? प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है क्या? तो आपने देखा पहले वाले के सब का प्रतिबिंब है, दूसरे वाले सब अवयव है क्या इसमें? कि सब अवयव है। इसका मतलब ये एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तीनों बातें, आप चार ऑप्शन बनेंगे आपके, और चारों ऑप्शन यही बनेंगे ऐसे ही, है ना। तो अब अगला प्रश्न पे चल रहे हैं, जो एक अंक का क्वेश्चन अच्छे आएंगे। यहाँ पर ये फलन किस पर परिभाषित है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये फलन किस पर परिभाषित है। मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने थे वो सब क्वेश्चन यहाँ पर बना लिए है ना, तो ध्यान देना आप। देखो थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है तो इसको आप थोड़ा देखें ना। नहीं, मैं एक बार उठाता हूँ, देखो पड़ता है तो ये बातें थी। और देखो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अपने साथी को अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों को अवश्य बताएं। यहाँ क्या लिखा हुआ था? F बिलोंग्स टू RR। और ये देखो, अच्छा देखो वाला, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया। ठीक है, अब देखो इसको, यहाँ ये n से n के बीच में है, n से n के बीच में परिभाषित है, और x क्यूब है। क्या है यहाँ पर? x क्यूब है। देखो आगे सुनना। तो पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में आपको f(x) बराबर 2x दिया और बताया कि ये कौन सा है। तो देखो एक एक ही चेक करने के लिए गणित में यदि आप बिना चित्र चेक करो तो आप पहले ये मानो कि x1 बराबर x2 है। तो बताओ प्रतिबिंब भी समान आ रहा है, तो इसके अगर को 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया तो x1 बराबर x2। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। कब नहीं आई? जब नेचुरल नंबर, अब देखो नेचुरल नंबर में तो इधर वाली संख्या सेम ही आनी है सब, तो कोई दिक्कत अपने नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये एक एक ही तो है, एक एक ही। अब देखो रियल नंबर में भी आप चेक करोगे तो रियल नंबर में भी तो ये बराबरी होगा। इसका मतलब रियल नंबर में भी एक एक ही है और इसमें भी एक एक ही है। मतलब n टू n पर परिभाषित है तब भी एक एक ही है, और R टू R है तब भी एक एक ही है। कोई दिक्कत नहीं है अपने। लेकिन जब आप जाओगे आच्छादक में जाओगे तो देखना बात, आप क्या करते हो, जो f(x) होता है उसको y मानते हो। f(x) को क्या मानते हो? यह वैसे देखिए पर्सन है एक, तो ऐसे चेक करते हैं। और यदि आप सीधा चेक रहे हैं कि एक संख्या रख के भी देख सकते हैं कोई आपको ऑप्शन ऐसा मिल रहा हो जिससे गलत हो रहा हो, कि सही करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, गलत से फायदा होता है। यदि आपने f(x) बराबर y माना, यानी 2x बराबर y माना, तो x बराबर क्या हुआ? y बट्टा 2 हो गया। अब देखो यदि y बराबर 1 ले लें अपन, तो x बराबर तो 1/2 आएगा, और 1/2 नेचुरल नंबर में तो होता नहीं। इसका मतलब आच्छादक नहीं है, एक एक ही है, आच्छादक नहीं है। तो एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। कब होगा? जब n से n पर परिभाषित। लेकिन जब भी ये r से r पर हो जाएगा तो 1/2 बिलोंग्स टू r होता है, इसका मतलब ये आच्छादक भी हो जाएगा। तो यदि एक एक ही आच्छादक कब होगा? जब r से r होगा, और ऐसे एक एक ही। अभी भी नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन और देखें आप। f(x) बराबर x²। थोड़ा टाइम कम है इसलिए इन क्वेश्चन उसे ही समझाऊंगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ से आप देखोगे, इसको मैं एक बार थोड़ा सा सही लिख देता हूँ। ये ऐसे था कि f(x) बराबर x³ और यहाँ था f(n) से n पे। देखो बात सुनना। तो क्या करते हैं, क्या अपन पहले तो क्या चेक करेंगे, एक एक के लिए सेम चित्र बना लेते हैं। कि सेम बनाया अपन ने, यानी x1 बराबर x2 लिया। लेकिन देखो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, और x1 माइनस x2 का स्क्वायर ये आ गया। तो आप यहाँ से क्या चेक करोगे, जब n से n पर होगा ना, तो x1 बराबर x2 माइनस वाला तो ले नहीं सकते यहाँ पर। यदि x a प्लस बी रहे माइनस बी से तोड़ोगे तो n से n पर तो एक एक ही तो है, n से n पर एक एक ही तो है। और z से z पर देखो, z से z पर एक एक ही नहीं है, मैं पहले एक एक ही बता रहा हूँ। और से r पर भी एक एक ही नहीं है। कैसे नहीं है बताओ? जैसे आप देखो संख्या लेके बता देता हूँ मैं। जैसे 1 और -1 का प्रतिबिंब देखो, दोनों का सेम आ रहा है क्या?
और अपन ने बोला था भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब, एक का स्क्वायर भी एक और माइनस एक का भी एक, इसका मतलब पूर्णांक में भी माइनस आ रहा है, रियल नंबर में माइनस, तो इन पर एक ही नहीं है। कौन कौन से पर, इन दो पे, और एन पर क्या है, एक ही है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, इस अक्स स्क्वायर को अपन किसके बराबर करते हैं, वाई के बराबर, और फिर अपन अक्स का मान निकालते हैं, तो अक्स बराबर वाई की घात 1/2 या वाई अंडर रूट वाई। अब वाई का देखो कोई सा भी मान ले, जैसे मैंने वाई का मान 2 ले लिया, तो वाई का मान 2 लिया, तो उसके लिए अपने को देखो नेचुरल नंबर में तो अंडर रूट 2 मिलेगा नहीं, कि वाई बराबर 2 रखेंगे तो अंडर रूट 2, तो अक्स का कोई ऐसा मान आ सकता है कि अक्स बराबर अंडर रूट 2, तो नेचुरल नंबर में तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो कलर चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा समझना है इसको, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे करा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, किस पर नहीं है, नेचुरल नंबर में। जब आप देखो पूर्णांक लिए तो उसमें भी अंडर रूट 2 नहीं आएगा, सेम ही एग्जाम्पल हो जाएगा, तो पूर्णांकों पर भी ये आच्छादक नहीं है। और देखो रियल नंबर में यदि वाई बराबर आपने -2 ले लिया, अब तो -2, क्योंकि रियल नंबर में से वाई माइनस होता है, तो अक्स बराबर -2 का अंडर रूट नहीं आ सकता। इसका मतलब ये रियल नंबर पर भी आपका कौन सा नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो ये बातें समझ में आई। आपकी जो परीक्षा में वो अक्स क्यूब वाला है, वो रियल टू रियल वाला, ये मॉडल पेपर में 1 नंबर में है ना। तो मैंने सब ले लिया, सब लेने से क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो इसमें नेचुरल में मैं सीधा ही बता रहा हूँ, नेचुरल में 1 1 में एक एक ही में कोई दिक्कत आएगी, एक एक ही 1 1 में दिक्कत आएगी कहीं पर, एक ही लेके देख लो 1 1 के लिए, 1 1 इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, एक एक ही के लिए क्या करोगे आप, अक्स क्यूब के लिए 1 रखा, तो एक एक रखने से तो माइनस वाले तो है ही नहीं, तो सेम प्रतिबिंब बनेंगे नहीं, और वैसे अक्स 1 और वैसे भी कर सकते हैं, और संख्या लेके करोगे तो थोड़ा अच्छा होगा ऑप्शन वाला, एक एक ही तो है। अब जेड में देखो, जेड में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि क्यूब है, क्यूब यानी प्लस वाले, तो घात का तो उत्तर प्लस देगी, यानी एक की क्यूब भी -1 की क्यूब माइनस देगी, और प्लस की क्यूब की प्लस देगी। इसका मतलब भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे, तो इन तीनों में ही दिक्कत नहीं आएगी, एक एक ही में दिक्कत कहाँ आएगी। अब यहाँ इनके आंसर इसलिए नहीं दे रहा, आंसर केवल दिया आपको किस पर परिभाषित है, यहाँ ये 3-3% है आपके पास, कितने परसेंट है, 3-3%। आगे वाले देखो ऐसे पर्सन आएंगे फिर आपके एक एक की परीक्षा में। अगली बात सुनना, तो यहाँ एक एक की तो तीनों में है, लेकिन जैसे ही आप आच्छादक में जाओगे तो आपकी समस्याएं आने लगेगी। कैसे, आप अक्स क्यूब को वाई मानोगे, तो अक्स बराबर वाई की घात 1/3, तो ये कहीं पर भी परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा मान आप लोगे, जैसे मैंने वाई बराबर 2 लिया, तो 2 की घात 1/3 कहीं नहीं है अपने पास नेचुरल नंबर में, 2 की घात 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये कहीं पर भी आच्छादक नहीं है ना। ये बात समझ में आई आपकी। अब देखो अगले क्वेश्चन देखना, अक्स की घात जब आप 4 लेओगे और रियल टू रियल नंबर पे ले रहे हो, तो वही कहानी होगी, रियल टू रियल नंबर पे लोगे तो -1 का प्रतिबिंब और 1 का प्रतिबिंब दोनों सेम आने लग जाएंगे, तो ये क्या नहीं है, एक एक ही नहीं है। और आच्छादक में अक्स की घात 4 को वाई मानो, और अक्स बराबर वाई की घात 1/4, तो यहाँ पर भी ये क्या हुआ, आच्छादक भी नहीं है, तो एक एक भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। देखो यहाँ पर एक जो दे रखा है, आपने 11th पढ़ी है तो आपने अच्छे से सीखा है, ये क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है महत्तम पूर्णांक फलन, और ये होता है मॉडुलस फंक्शन। महत्तम में क्या होता है, आप कोई भी मान रखो इसका, जैसे मैंने 1.2 रखा तो ये पूर्णांक मान देगा, केवल पूर्णांक वाला, मैंने 1.3 रखा तो भी मान एक ही देगा, तो एक एक ही होगा क्या, दो बिंदु पर सेम मान दे रहा है, इसका मतलब एक एक ही तो नहीं है। बात करिए आच्छादक की, तो देखो आच्छादक में यदि मैंने इसको वाई के बराबर ले लिया, बराबर वाई लिया, अब मैंने वाई का मान मेरे को चाहिए रियल नंबर में 1/2 होता है, यही मैंने 1.2 ले लिया मान लो। अक्स को ऐसा मान दे सकता है कि 1/2 का, यानी मॉडुलस अक्स बराबर 1.2 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब आच्छादक भी नहीं है, तो न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक है। अब देखो परीक्षा में जैसे आपके चैप्टर में क्वेश्चन है ना, वो तो विस्तार से है, तो उसको अलग तरीके से कर रखा है अपने पूरा, लेकिन मैंने यहाँ केवल ऑप्शन के हिसाब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। यदि आपके मॉडुलस अक्स हो और इसको भी आप करो, तो देखो मॉडुलस में देखो -1 का मान भी 1 और 1 का मान भी 1, इसका मतलब दोनों का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, समान आ रहा है, और समान आ रहा है, इसका मतलब एक एक ही नहीं है। बात समझ में आई। और दूसरी बात देखें, मॉडुलस अक्स बराबर मैंने वाई ले लिया, अब बताओ मॉडुलस से कभी भी माइनस का मान आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इसका मतलब आच्छादक भी नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। देखो हमने पढ़ा क्या है वो बात समझना, हमने पढ़ा क्या है, हमने जो ये चैप्टर था ना, मैंने इसको पूरा विस्तृत नहीं बताया आपको, फिर से सुनना आप बात,
मैंने केवल वो बातें बताई जो आपकी परीक्षा में उपयोगी है। परीक्षा में आपके 3 नंबर बनाने वाले बातें, पहले मैंने संबंध बताया कि यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और एक फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए फलनों के प्रकार से, और अपन ने उतनी ही बात करी। और देखो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को यदि 1-2 बार ढंग से क्लियर कर लेते हो, आपके ये 3 अंक के पक्के हो जाएंगे। ऐसे ही अपने अगले वीडियो आएंगे, उनमें अपन पूरा कॉन्सेप्ट, परीक्षा से लाइव कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप जैसे वीडियो बड़ा दिख रहा है, आप तो उसको थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हैं। और देखो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को अवश्य बताएं, क्योंकि देखो इतना बड़ा वीडियो बनाना, अपलोड करना मेहनत का काम होता है, तो आप भी थोड़ा सहयोग करें इसमें, है ना। और अपना अगले वीडियो में अगले ब्लूप्रिंट के अनुसार अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।